नमस्कार। आज मैं आपको एक क्लेम डिस्प्यूट के बारे में बता रहा हूँ और जो क्लेम गाड़ी रिपेयर होने के बाद ये डिस्प्यूट आया। पहले सब कुछ ठीक था लेकिन जब गाड़ी ठीक हुई तो तब पता चला और एक डिस्प्यूट पैदा हो गया। और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। एक आम बीमा धारक ग्राहक हैं ये। और आया क्या, अभी ये डिस्प्यूट चल रहा है और मेरी जानकारी में ये कल आया। मेरे एक वरिष्ठ अप्रूव्ड सर्वेयर साथी हैं, बहुत पुराने जानने वाले जिनसे मेरे बहुत निकट संबंध हैं। और उनके थ्रू ये डिस्प्यूट मेरी जानकारी में आया और जिसमें मैं कुछ सलाह भी दे रहा हूँ। तो मैं इस डिस्प्यूट को आपको बताता हूँ। तो ये जो गाड़ी मालिक हैं, इनके पास मारुति एस क्रॉस गाड़ी है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और ये गाड़ी 30 दिसंबर 30 दिसंबर को ये शाम को अपने घर से कहीं अपने जो इनका निवास स्थल, निवास सिटी शहर का ही है, वहीं से पास में किसी गांव में जा रहे थे। शाम का वक्त था, रात का वक्त था, अंधेरा था। और एक टर्निंग पॉइंट पर जब ये गाड़ी मोड़ रहे थे तो नीचे से कोई सॉलिड चीज़ पड़ी थी, उस पे गाड़ी चढ़ गई और जिससे इनके गाड़ी का जो अगला हिस्सा, जो अंडर बॉडी साइड है, वो उससे टकराया और खटाक से आवाज़ हुई बहुत तेज। तो ये एकदम से घबरा गए, इन्होंने गाड़ी रोकी और देखा तो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, लेकिन फिर भी कोई ऑयल लीकेज इनको नहीं दिखाई दी। इन्होंने फिर जो है गाड़ी को एक बार इग्निशन ऑन की, देखा तो उसमें उसी दौरान जब आवाज़ आई तो इन्होंने देखा कि गाड़ी में चेक लाइट आनी शुरू हो गई थी। और एक इंजन ऑयल वाली जो लाइट होती है, जो अगर आप गाड़ी का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखेंगे तो उसमें एक अगर इंजन ऑयल कम है या इंजन ऑयल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो एक केतली सी बन के और बूंद बूंद ऑयल टपकता हुआ साइन आने लगता, वो इनकी गाड़ी में आने लगा था। तो ये समझ गए थे कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। इन्होंने तुरंत ही वर्कशॉप से बात की, जो भी वर्कशॉप प्रतिनिधि जो इनकी जानकारी में थे। तो उन्होंने कहा साहब गाड़ी में कोई फॉल्ट हो गया है और हो सकता है कोई ऑयल चैम्बर टूट गया हो या ऑयल निकल गया हो या कूलेंट निकल गया हो, तो इससे गाड़ी में और ज़्यादा डैमेज हो सकता है, इंजन सीज भी हो सकता है। तो आप गाड़ी को चलाए ना, यहीं एक किनारे पे खड़ी करवा दें और इसको टोइंग क्रेन से या टो करके लाएं। तो साहब इन्होंने, चूँकि रात का वक्त था, वहाँ आसपास जो गांव वाले थे वो इनके जान परिचित थे, तो इन्होंने गाड़ी वहीं एक घेर, जो गांव में घेर होते हैं, वहीं पे उसको धक्के से खड़ा करा दिया और ये किसी दूसरे माध्यम से अपना वापस आ गए। और इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे, जो भी है नेक्स्ट डे, टोइंग क्रेन के द्वारा गाड़ी को मारुति जो डीलरशिप है वहाँ पे पहुँचा दिया। इनकी ये गाड़ी 2018 मॉडल जो है एस क्रॉस गाड़ी जो थी, ये डीजल गाड़ी थी। और इसका एक निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा था, पैकेज पॉलिसी थी जिसमें मोटर ओडी और लाइबिलिटी दोनों कंबाइंड थे। और इस पर जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज भी था। तो ये तो साहब बेफिक्र थे कि ठीक है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। और इनको गाड़ी, ये एक व्यापारी हैं तो इनको गाड़ी की ज़रूरत भी रहती है। इन्होंने क्लेम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके क्लेम इंटीमेट किया। बीमा कंपनी ने एस्टीमेट बनाकर, मतलब जो क्लेम इंटीमेट किया वो, एक ये मारुति टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी थी। तो जो मारुति वर्कशॉप था, जो मारुति डीलर वर्कशॉप थी, उसी ने ये सारी प्रक्रिया पूरी करके बीमा कंपनी को क्लेम की सूचना दी। बीमा कंपनी ने साहब इसमें एक अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट किया। तो बीमा कंपनी ने ये ठीक किया और जो सर्वेयर साहब ने सर्वे किया और इसमें जो पार्ट है, जैसे इसका
इंटरकूलर असेंबली वो बैंड नीचे से लग के डैमेज हो गया था। एक सस्पेंशन फ्रेम, एक पूरी फ्रेम होती है दोनों सस्पेंशन आर्म के बीच, अगर हम या दोनों पहियों के बीच देखें तो वो डैमेज हो गई थी, वो दिया। नीचे एक अंडर कवर, इंजन अंडर कवर होता है, वो टूट गया था, वो दिया। ग्रिल, आगे एक ग्रिल टूट गई थी, वो भी इन्होंने अलाउ की। और इंजन ऑयल पैन, जो जिसे इंजन चैम्बर भी बोल देते हैं या ऑयल पैन, जो इंजन का सबसे निचला हिस्सा जिसमें ऑयल या ऑयल सम्प भी बोलते हैं, जिसमें ऑयल आके इकट्ठा होता है, तो वो भी दब गया था काफ़ी ज़्यादा। तो वो इसमें जो विजिबल डैमेज था वो भी अलाउ किया। और जब गाड़ी को, खैर वो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, जो अप्रूव सर्वेयर थे उन्होंने कहा ठीक है साहब, गाड़ी को जो भी है इसको रिपेयर कर दो। रिपेयर किया। ऑयल सम्प के साथ ही इस जो ये गाड़ी है डीजल गाड़ी, इनमें जो मारुति की गाड़ी है, इनमें जो ये ऑयल पैन है, जो उसकी जो जो बॉटम वाली जो एक तरीके से जो सरफेस है, उसके जस्ट ऊपर एक ऑयल स्ट्रेनर होता है। ये ऑयल स्ट्रेनर क्या होता है, जो ऑयल पूरा घूम के इंजन में आता है, उसके बाद ये एक तरीके ऑयल स्ट्रेनर यानी कि छन्ना, एक छन्नी है जो छन के वापस से फिर इंजन या और भी जगह जहाँ जाता है वो जाता है। तो एक छानने का प्रोसेस है, छन्नी इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में ऑयल स्ट्रेनर असेंबली कहते हैं। तो ये जस्ट बिल्कुल जो तली है उससे बहुत हल्के से गैप से लगा होता है। अब जब नीचे से पत्थर या कोई भी चीज़ जो सॉलिड मटेरियल लगा, तो उससे जो ऑयल सम्प है या ऑयल पैन है या चैम्बर है, ये पिचक जाता है। और पिचकने में सबसे पहले ये जो है ऑयल स्ट्रेनर ही टूटता है। तो इसका ऑयल स्ट्रेनर भी टूटा था, तो वो वर्कशॉप ने मांगा भी था, वर्क सर्वे साहब ने वो भी दे दिया। गाड़ी साहब पार्ट आने में समय लगा, तो और धीरे धीरे साहब वो गाड़ी ठीक हो गई। जब गाड़ी ठीक हो गई तो जिनकी गाड़ी थी वो साहब उस गाड़ी को ट्राई लेने के लिए, चेक करने के लिए वहाँ गए। उन्होंने चलाया तो साहब उस गाड़ी में उसके जो इंजन में सीटी की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज तेज, और गाड़ी का जो चलने में भी थोड़ा सा वाइब्रेशन थी, मतलब गाड़ी उतनी स्मूथ नहीं चल रही थी जितनी एक्सीडेंट से पहले चल रही थी। तो साहब ये इन्होंने कहा भाई ये आवाज़ कैसी है? तो वर्कशॉप ने कहा साहब ये टर्बो की आवाज़ है, और इसमें टर्बो भी जो है डैमेज हुआ है, और हमने बीमा कंपनी को सप्लीमेंट्री एस्टीमेट भेजा था सर्वेयर साहब को, लेकिन उन्होंने इसको डिसअलाउ कर दिया। उन्होंने, उनका कहना है कि इस पे फिजिकली एक्सटर्नल इम्पैक्ट नहीं है, इस पे कोई मतलब फिजिकली डैमेज नहीं है, तो ये क्लेम में नहीं दिया जा सकता, और ये वियर एंड टियर का डैमेज है, तो इसलिए ये क्लेम इसका नहीं मिलेगा। दूसरा उन्होंने कहा साहब जो ये बहुत ज़्यादा वो मतलब वबलिंग सी हो रही है, गाड़ी उतनी स्मूथ नहीं चल रही, तो इसकी इंजन की एक माउंटिंग टूटी हुई है, तो वो माउंटिंग डालनी होगी। वो भी हमने उसका भी सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाकर अप्रूव सर्वेयर और बीमा कंपनी को दिया, लेकिन वो उसे भी सेम रीजन से डिसअलाउ कर रहे हैं। तीसरा इसका स्टीयरिंग असेंबली, हमने वो भी डिमांड की सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के थ्रू, लेकिन उसमें भी सर्वेयर साहब का कहना है कि जो व्हीकल हिस्ट्री है उसमें ये ऑलरेडी इसमें नॉइस और डैमेज लिखा हुआ है, नीड टू रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, तो ये ऑलरेडी डैमेज्ड है, इसलिए इसे वियर एंड टियर डैमेज बताकर उन्होंने मना कर दिया। तो साहब ये जो कस्टमर है इनके, इन्होंने कहा ठीक है स्टीयरिंग असेंबली वाले वैसे पहले थोड़ी आवाज़ थी लेकिन अब बढ़ गई है, ठीक है अगर ये नहीं भी दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये टर्बो चार्जर है और ये जो माउंटिंग है ये तो मिलनी चाहिए। साहब वो इन्होंने सर्वेयर से भी बात की और बीमा कंपनी में भी मेल की, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, वो अपनी जिद पे अड़े के अड़े रहे। तो साहब इन्होंने जब मुझसे संपर्क किया तो मैंने इन्हें इसके बारे में जानकारी दी। मैंने, अगर मैं अपनी बात करूं, चूँकि मैं खुद एक अप्रूव सर्वेयर हूँ, मैंने मई मई 2014 में इस तरीके का एक सर्वे किया था, जो स्विफ्ट गाड़ी थी, स्विफ्ट वीडी आई थी,
और शायद नई गाड़ी थी, वो 1500 किलोमीटर ही चली थी, और एक जो गांव में मेन हॉल होते हैं उभरे हुए से, उससे वो टकरा गई थी। और वो गाड़ी बस एक सड़क किनारे ही खड़ी की, और उसी में वो क्लेम के लिए तो वो वैसे ऑयल पैन और ऑयल पैन के लिए आई थी। तो जब वो ठीक किया तो उसमें भी इसी तरीके से साउंड आई। और चूंकि मैं एक अप्रूव सर्वेयर था, मेरी जिम्मेदारी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार क्लेम लॉस असेसमेंट और रिकमेंडेशन की थी। तो उसमें भी ये स्ट्रेनर और ये जो इंटरकूलर, ये टर्बो चार्जर, ये नहीं मांगा गया था, तो इनका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट लिया मैंने। और बीमा कंपनी से भी डिस्कशन किया, और बीमा कंपनी, तब मैं इतना इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेता था, तो उस डिसीजन में मैंने इंश्योरेंस कंपनी की भी सहमति ली। वैसे एक अप्रूव सर्वेयर को इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना चाहिए, वो विशेषज्ञ है इस काम का, और अगर विशेषज्ञ ही नहीं है, उसे पूछने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर वो विशेषज्ञ किस बात का और निष्पक्ष किस बात का। लेकिन जो सच है, जब मैंने वो, खैर मैंने उनकी, वो तो नहीं, लेकिन मैंने उनसे सलाह मशवरा किया था, और फिर वो उनको सहमत भी किया। और फिर वो मुझसे सहमत हुए। वो बहुत अच्छा ऑफिस था वैसे, और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस था, मारुति टाई अप पॉलिसी थी। और वो फिर अलाउ किया। उस समय उस गाड़ी का वो विदाउट टैक्स 13,000 समथिंग का था, जो टैक्स लगा के उस समय शायद 12.36 सर्विस टैक्स या कुछ इस तरीके से, जीएसटी नाम नहीं था। और तब वो कुल उसमें एक ये ऑयल पैन डाला था, और एक टर्बो चार्जर, तो उसी से वो फिर आवाज़ ठीक हो गई थी, और गाड़ी सही चल चल गई थी। तो ये मैंने 10 साल पहले किया था, और यही बिल्कुल सेम इनकी गाड़ी में हुआ। तो जो ये टर्बो चार्जर है, ऐसी दिक्कत किसी को भी आ सकती है, या इससे ऐसे से इससे जुड़ी हुई कोई भी गाड़ी के पार्ट्स के संबंध में अलाउ डिसअलाउ अप्रूवल डिसअप्रूवल के संबंध में आ सकती है। तो हमको एक, अगर हम बीमा धारक ग्राहक हैं या हम क्लेमेंट से संबंधित हैं, तो हमें जानना चाहिए, बीमा कंपनी से पूछना चाहिए कि वो क्यों डिसअलाउ कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट को, कवरेज को जानना चाहिए, या हमें थोड़ा टेक्निकली जानना चाहिए। तो जैसे ये टर्बो चार्जर है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो टर्बो चार्जर उस समय तो मेनली डीजल कार में आता था, डीजल कार्स में। अगर हम आज की बात करें तो पेट्रोल कार्स में भी आता है, काफ़ी पेट्रोल कार्स में टर्बो चार्जर आता है, जो हाई एंड कार्स होती हैं पेट्रोल की, उसमें टर्बो चार्जर आता है। टर्बो चार्जर एक तरीके से ये एक टरबाइन और कंप्रेशर का कंबाइन यूनिट है, और ये दोनों फंक्शन करता है। और ये इससे जो गाड़ी की जो स्मूथ पावर है वो बढ़ जाती है। तो इससे ये जो इंजन जो कम्बस्टन जहाँ होता है, जहाँ फायरिंग होती है एक तरीके से, या बर्निंग कहिए, जहाँ फ्यूल जलता है, उस चैम्बर में इस माध्यम से ज़्यादा जो ऑक्सीजन, जो गैस है, जो एयर है, उसको ज़्यादा मात्रा में कंप्रेस करके पहुंचा दिया जाता है। तो जिससे ज़्यादा फ्यूल उसे बर्न करने के लिए आता है, जिससे ज़्यादा बेहतर बर्निंग होती है, और जिससे ज़्यादा पावर मिलती है। नॉर्मली 30% ज़्यादा एयर इस कंप्रेशन के थ्रू इन चैम्बर में जाती है, यानी 30% ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ये जो टर्बो चार्जर है, ये बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगाया जाता है। तो ये इसकी क्या फंक्शनिंग है, जो इंजन से जो सिलेंडर से जो एग्जॉस्ट गैस निकलेंगी, तो वो ये एक हाइट पे गाड़ी में लगा होता है। जैसे स्विफ्ट में जो फ्रंट एलएच हेडलाइट है, उसके साइड में पीछे की तरफ को ये लगा होता है। तो इसमें ये जो इसमें टरबाइन होती है, ब्लेड्स होते हैं, उस पर जो ये सिलेंडर से जो गैस एग्जॉस्ट गैस निकलती है, उसके ब्लेड पे डाली जाती है, जिससे वो टरबाइन घूमती है, और वो बहुत तेज घूमती है। उसके 1.5 लाख आरपीएम, सामान्यतः उसके 1.5 लाख आरपीएम होते हैं, यानी बहुत हाई स्पीड पे घूमती है। इतनी जो गर्म गैसें निकलती है वो उस पर डलती है। उससे एक कंप्रेशर
अटैच होता है, और वो कंप्रेशर जो इनटेक एयर है उसको कंप्रेस करता है। और कंप्रेस्ड एयर जो गाड़ी में एक इंटरकूलर असेंबली होती है, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर और इसको मेंटेन एक फॉर्म में मेंटेन करना होता है, तो ये उसमें घूम के और फिर ये जो है चेम उसमें कंबस्टन चेम्बर जो है, इंजन जहाँ फायरिंग होती है वहाँ प्रॉपर फॉर्म में जा एयर जाती है। तो जो टर्बो जो 1.5 लाख जिसके आरपीएम है, तो उसमें जो बेयरिंग्स होते हैं, तो उनका कूलिंग सिस्टम जो वो इतने 1.5 लाख आरपीएम में, तो उसको कूलिंग की ज़रूरत होती है, कूलिंग और लुब्रिकेशन। तो वो कूलिंग और लुब्रिकेशन जो इंजन ऑयल है, वो उस स्ट्रेनर जो सिस्टम है वो उस टर्बो में भी आता है। तो वो टर्बो को जो जो बियरिंग है उसको कूल रखता है, लुब्रिकेशन करता है, जिससे वो स्मूथली परफॉर्मेंस दे। तो ये जो गाड़ी है, इसमें जब वो नीचे ऑयल पैन टकरा गया जिससे स्ट्रेनर टूटा, तो उसने जो ऊपर सप्लाई जो ऑयल की थी, इंजन ऑयल की, जो इंजन में और इस इंटरकूलर में जाना था, वो बंद हो गई। चूंकि इसके आरपीएम 1.5 लाख है, इंजन के काम है इसके 1.5 लाख। इंजन और इसके आरपीएम में बहुत फर्क है। तो जब तक आदमी कुछ समझ पाता, 1 या 2 मिनट लगते, तब तक तो हो सकता है वो 1.5 2 लाख 3 लाख या 10 लाख उसके चक्कर हो चुके होते। और वो ऊपर है जो उसमें ऑयल होगा भी वो नीचे आ जाएगा, और नीचे से ऊपर ऑयल जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो जो छन्ना चीज के छन के जिससे जाना था, जब वही टूट गया तो ऑयल जाएगा कहाँ से। तो इस स्थिति में जो है वो जो बियरिंग है वो हीट हो जाता है, और उसमें एक सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है, जो इस गाड़ी में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और तो वही इस तरीके से ये डैमेज हुआ था। अब सब जो सर्वेयर साहब हैं, जिन जो एक विशेषज्ञ हैं, जो भी थे, वो मैं किसी को वो नहीं कह रहा, तो लेकिन उन्हें देखना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि साहब एक्सटर्नल इम्पैक्ट नहीं है। तो एक्सटर्नल इम्पैक्ट होना तो कोई कंडीशन नहीं है पॉलिसी में कि एक्सटर्नल इम्पैक्ट होगा तो ही क्लेम मिलेगा। एक गाड़ी है, अगर वो टकराती है किसी से, सामने से हेड कोलिजन होता है, और उसमें जो एकदम से जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, उससे जो डैशबोर्ड में ईसीएम लगा है वो शॉर्ट कर जाता है, मतलब डेड हो जाता है। अक्सर हो जाता है, मैंने अभी सर्वेयर किया भी है। तो जबकि उस पे फिजिकल डैमेज तो होते ही नहीं, तो क्या वो क्लेम में नहीं मिलेगा? मिलेगा साहब, बिल्कुल मिलता है, और सभी देते भी हैं, बहुत कॉमनली देते हैं। इस ऐसा होता है मेजर एक्सीडेंट में, या और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, अगर किसी एक्सीडेंट में किसी पार्ट की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो गई या सही से नहीं रही, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग हमें जस्ट एक्सीडेंट से पहले जैसी अवस्था थी उसमें लाने के लिए अगर वो पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हमको वो अलाउ करना होगा, वो एडमिसेबल होगा। तो सेम यही था, तो इसलिए जो उनका जो रीजन था वो बहुत अजीब था। तो एक अप्रूव्ड सर्वेयर को कॉन्ट्रैक्ट को समझना चाहिए, और अगर कोई रीजन देना है तो ये कोई एक्सटर्नल इम्पैक्ट नहीं है, ये तो नॉनसेंस रीजन था। अगर मतलब कोई चीज जब अगर जवाब दे रहे हैं तो ऐसा तो दो जो कोई पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हो। पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन में तो कहीं नहीं लिखा कि एक्सटर्नल इम्पैक्ट होना जरूरी है। और अगर वो जो पॉलिसी की पैरल्स हैं, अगर वो बाई एक्सीडेंटल मीन्स को, बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स को वो एक्सटर्नल इम्पैक्ट समझ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ी भूल है। वो वो भी एक्सटर्नल इम्पैक्ट के लिए नहीं है, उसका मतलब है कि दुर्घटना का कारण जो है, वजह वो बाह्य हो। जैसे इसमें बाह्य वजह जो थी, जो वो नीचे जो भी लकड़ी की सॉयल या जो भी कोई सॉलिड मटेरियल आया जिससे गाड़ी टकराई। तो पैरल्स को समझना चाहिए, प्रॉक्सिमेट कॉज को समझना चाहिए कि प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है, प्रॉक्सिमेट कॉज जो है वो किस पैरल्स के तहत है, और फिर लॉस असेस करना चाहिए। और अगर आप इम्पार्शियल और एक विशेषज्ञ की तरह रहेंगे, तो बिल्कुल आप न्याय करेंगे, और एक अप्रूव सर्वेयर के तौर पे आपको न्याय करने की भूमिका में होना चाहिए, ना कि ये आपकी भूमिका ये हो कि हमें येन के इन प्रकरण बीमा कंपनी को
अनड्यू फ़ायदा पहुँचाना है। तो ये सोच तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप न्याय सोच के चलेंगे कि हमें न्याय करना है, तो गलत होगा ही नहीं। अगर ये गाड़ी सर्वेयर साहब की भी हो, सेम ही गाड़ी, और ऐसे ही एक्सीडेंट हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा, ये जो टर्बो है ये डैमेज हो सकता है। दूसरा जो माउंटिंग है, इंजन माउंटिंग, वो इतना तगड़ा इम्पैक्ट है कि उसकी आपने सस्पेंशन फ्रेम आपने रिप्लेसमेंट के लिए दिए, तो सोचो कितना डैमेज होगा। इंटरकूलर आपने दिया है, और भी कुछ पार्ट हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे, फैन असेंबली आपने इसमें रिप्लेसमेंट में दिए, तो इम्पैक्ट तो ठीक ठाक आया। और जो ये ऑयल पैन है ये काफ़ी क्रश किया हुआ है। तो फिर इसमें आज इंश्योर्ड की तरफ से यही सब जो आप, मैंने अभी आपको कारण बताए, इन्हीं के साथ एक मेल लिखाई गई है। और अब देखते हैं बीमा कंपनी क्या जवाब देती है। हो सकता बीमा कंपनी समझना ही ना चाहे, तो फिर तो वो अपनी जिद पे अड़ी रह सकती है। और हमारे यहाँ ऐसा बहुत होता है। लेकिन कोई नहीं, अगर यहाँ ऐसा होगा तो फिर बीमा लोकपाल जाएगा, इंश्योर बीमा लोकपाल जा सकता है। हो सकता है बीमा लोकपाल में भी न्याय ना मिले उसकी। अभी एक न्यूज़पेपर में आया था कि 16% में ही न्याय मिल पा रहा है, और 80% लोगों को निराशा मिल रही है, और 23% तो बिना जाने समझे ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पूरा निज़ाम में बड़ा मतलब दिक्कत है। तो अगर कोई लड़ने वाला है, फाइट करने वाला है, तो उसे न्याय ज़रूर मिलेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। तो ये जो इंश्योर्ड है, ये बड़े मतलब इस मामले में बड़े ही मजबूत मुझे लगे। वो कह रहे थे जहाँ तक भी जाना होगा मैं जाऊँगा, और मैं अपना हक लेकर रहूँगा। तो मेरा कहना है, अगर कोई ये दृढ़ विश्वास है, तो बिल्कुल इस क्लेम में उनका हक मिलेगा, और ये क्लेम भी मिलेगा। मैं एज ए एक्सपर्ट, क्योंकि ये बिल्कुल ये डैमेज हो सकता है टर्बो चार्जर। और मैंने तो एज ए अप्रूव्ड सर्वेयर इंडिपेंडेंटली 2014 में ये अलाउ किया। वो भी मैंने किसी से मर्जी नहीं पूछी थी, मैंने अपनी मर्जी बताई थी कि मैं ये अलाउ कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी उनको एक जो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट है, उन उसके लिए उनको कन्विंस किया था। वैसे एक इंडिपेंडेंट अप्रूव सर्वेयर को किसी से लॉस असेसमेंट लेने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो परमिशन ले रहा है, तो वो फिर अंडर कंट्रोल हो गया जो परमिशन दे रहा है। तो इसलिए इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना चाहिए। भाई मैं भी एक इंसान हूँ, हो सकता है मैंने भी कुछ गलतियाँ की होंगी, और हो सकता कर भी रहा हूँ गलती। लेकिन अगर अपनी गलती को समझो और सही दिशा में आप बढ़ो और सुधार करो, तो बेहतर होता है। तो आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार।